बताओ बैठो। अच्छा, यहाँ तक किया था हमने। क्वेश्चंस हो गए थे इसके या क्या सीन है? एक तो नंबर ऑफ इमेजेस वाले होंगे, एक हाइट वाले, है ना? चलो एक बार वो डिस्कस ही कर लेते हैं पहले, है ना, हाइट वाला केस। जैसे बच्चों एग्जांपल ये ट्राई करो। फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ अ मिरर required for a person of height h to see his full image। अच्छा बच्चों, आप प्लीज ये वॉल्यूम 7 कलेक्ट कर सकते हो, है ना? इट्स अवेलेबल, इधर ले जाओ इंस्टीट्यूट से। तो मैं बच्चों इसका ना सिर्फ एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता देता हूँ कि कैसे हमें सोचना है। जैसे मान लो ये मिरर हो गया आपका, ये मान लो पर्सन हो गया हाइट एच का, ठीक है? और आप बच्चों इसका जस्ट फॉर क्लैरिटी एक ये उसका आई लेवल दिखा दो ई पे, ठीक है? ऑब्वियसली ऑल्दो इतना नीचे नहीं होगा, बट फिगर प्रॉपर बनाने के लिए हमने इसको इस तरह से दिखा दिया। तो भाई सीधी बात ये है कि पर्सन को अपनी पूरी इमेज कब दिखेगी? जब उसके बॉडी से के हर पार्ट से रेज उसकी आईज तक पहुंच रही है ना? तो एक बार ट्राई करो फिगर बना के कि एक्सट्रीम पॉइंट से रेज उसकी आईज तक पहुंचे ना। तो ये बच्चा आप कैसे दिखाओगे रेज? सी
भाई हेड इस तरह ही दिखेगा ना? ऐसे ही अगर फीट देखने हैं, तो इस तरह से रेज बच्चों उसके आइस तक जानी चाहिए, है ना? तो विच मीन्स बच्चों, काम का मिरर कितना हुआ, काम की लेंथ, ये रेड वाली, है ना? बाकी तो जो मिरर है वो यूजलेस है। सारी की सारी रेज, अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स की रेज इसमें फॉल कर रही है, तो जो बाकी सारी रेज हैं, इमेजिन करके देखो, वो सारी इसके बीच में ही लाई करेंगी। ठीक है जी। तो अब अगर आपने बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो ये बच्चों नॉर्मल ड्रॉ कर दो, दोनों उस पे। तो अगर हम हाइट को बाइफरकेट कर दें, मतलब आई से ऊपर वाली हाइट को कुछ भी h1 बोल दो, नीचे वाली हाइट को h2 बोल दो, तो बच्चों ऊपर जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं, है ना? सिमिलरली जो नीचे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं। तो एक ये भी बच्चों लाइन दिखा दो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगी बात। हाँ जी। तो ये बच्चों डॉटेड लाइन से ऊपर रेड वाला पार्ट कितना है, h1/2। ऐसे ही नीचे वाला पार्ट कितना है, h2/2। ठीक है ना? तो यहां से आपके पास बच्चों क्या आ गया कि जो रिक्वायर्ड हाइट है वो h/2 होगी। ये बात समझ आ गई? एंड बच्चों आप एक बात और भी समझो, ठीक है, काम चल जाएगा रिक्वायर्ड हाइट ये h/2 से, बट आपको जो मिरर है उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना पड़ेगा, है ना? तभी काम बनेगा। कि मिरर टू बी प्लेस्ड एट व्हाट हाइट बच्चों, h2/2, है ना, फ्रॉम फ्लोर। वेयर व्हाट इज h2, आई लेवल, है ना? तो मतलब अगर तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि भाई हाइट, वो तो चलो ठीक है, अभी h/2 हो गई, बट वी शुड ऑल्सो बी क्लियर कि वो इस हाइट पे होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स बच्चों कि जैसे हम कई बार अपने घरों में अदरवाइज ऐसा होता है ना कि भी जैसे ड्रेसिंग में या बाथरूम्स में हम कई बार कहते हैं कि फुल लेंथ मिरर्स लगा दो या कुछ भी। तो डू यू रियलाइज कि वो यूजलेस है ना? मतलब काम का तो इतना ही है, वो नीचे ऊपर तो हम पैसे ही खराब करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, आई लेवल अपना किस साइड पे होता होगा, वेरी वेरी नॉर्मली, मतलब आई थिंक अराउंड 5 फीट। अगर कोई कम हाइट का भी है तो 4 फीट से कम तो नहीं होगा अडल्ट का आई लेवल। तो मतलब उसका हाफ 2 फीट, तो मतलब बॉटम 2 फीट में मिरर लगाने का कोई सेंस नहीं बनता कभी भी। ये केस सबको क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। आप क्वेश्चंस में देखोगे इसी की कुछ मैनिपुलेशंस, ठीक है, बट अंडरलाइन कंसेप्ट यही है कि जैसे अगर आपने कुछ भी देखना है तो वहां से रेज जो हैं आपकी आईज तक पहुंचनी चाहिए, है ना? बस उस पे बस ऐसी ज्योमेट्री अप्लाई होनी है। हम्म। इसमें ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के पीछे
हम्म, मिरर के पीछे मतलब? हम्म। नहीं, ये हमने वो नहीं बनाया, हमने इमेज तो बनाई नहीं यहाँ पे। यहाँ तो हमने सीधा ही वो कंसेप्ट यूज कर लिया कि हमें पता है कि जो, मतलब हमने तो सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया बस। वो तो एक अलग चीज है ही है कि जो हमें पता है कि इमेज इसके पीछे बननी है और वो सारा कुछ। तो यहाँ हमने हमने तो सिंपली एक रे ली यहाँ से, उस पैर से, उसका रिफ्लेक्शन करवा के आई तक पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसी कोई रे होगी तभी पैर नजर आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना बच्चों, आगे समझे क्वेश्चन? ओके ओके बच्चों, ये नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई। तो बच्चों हो क्या रहा है कि ये पॉइंट ओ पर, आप सोचो कि एक तरह से एक लेजर बीम लगी हुई है जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो उस लेजर बीम का जो स्पॉट होगा वो दीवार पे बन रहा होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो, हमें दीवार पे वो स्पॉट कितनी स्पीड से मूव करता हुआ नजर आएगा। मतलब फंक्शन ऑफ टाइम आएगा बच्चों। तो आ गया सबका? यू शुड गेट डी ओमेगा सीकेंड स्क्वायर ओमेगा टी। बहुत सिंपल था। y को लिखो, इसमें इनफैक्ट ऑप्टिक्स का कुछ है ही नहीं ना। तो y को लिखो डी टैन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट कर। ओके, नेक्स्ट बच्चों एक केस होता है इसमें जो आपने थोड़ा सा देखे होंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर ऑफ इमेजेस।
in two mirrors. तो जो क्या होता है, अगर हम ऐसा कुछ केस लें कि अगर दो मिरर्स किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है और हम उसके बीच में ऐसे एक ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, तो होता क्या है, अंडरलाइंग कंसेप्ट क्या है भाई, हमें सीधा ये दिख रहा है कि एक कोई इमेज मिरर वन बनाएगा, है ना, ऐसी एक दूसरी इमेज मिरर टू बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस बच्चों आगे कंटिन्यू होगा। आप सोचो कि जो मिरर वन ने, जिसे हम कल बात कर रहे थे, कि जो मिरर वन ने इमेज बनाई वो मिरर टू के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मिरर टू उसकी फर्दर इमेज बनाएगा। सिमिलरली जो मिरर वन ने इमेज बनाई वो मिरर टू के, मतलब उल्टा कह लो, जो मिरर टू ने इमेज बनाई वो मिरर वन के लिए ऑब्जेक्ट है, तो वो उसकी फर्दर इमेज बनाएगा। तो आइडियली तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करता जाएगा, है ना। तो व्हाट सो हैपेंस इज कि अगर हम उसके केसेस बना के उसको करने लगे तो एक थोड़ा सा पैटर्न निकल जाता है, और जिसके मतलब कई सारे केसेस हैं, मतलब जो कि हम डिराइव नहीं करते, ठीक है। ये बच्चों एक्चुअली ना ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। पहले क्या था कि पहले बुक्स में ना सिर्फ इसका एक फॉर्मूला लिखा होता था, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते थे। मतलब आई रिमेम्बर एनसीईआरटी, वो एनटीएससी वगैरह में, या जो पहले पंजाब पीएमटी वगैरह थे उसमें आते थे। तो इवेंचुअली जैसे उन्होंने थ्योरी रिफाइन की कि देखा कि ये सिर्फ मतलब एक केस नहीं बनता, इसके 5-6 केस बनते हैं। तो अब वो 5-6 केस बच्चों, मतलब आपके मॉड्यूल में अगर आप देखोगे ना एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। आई जस्ट शो यू अ ग्लिम्स। ये ऐसे, तो ये ना ऐसे 4 केसेस बनते हैं कि 360 बाय थीटा जो आपका है वो इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाय थीटा -1 है। अगर ऑड है, ऑड को लेके बच्चों दो केस बनते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका एंगल बाय सेक्टर पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे कोई फिजिक्स नहीं है, मैथ से आप प्रॉपर रेज बना के करते जाओ तो ये निकल के आ जाता है कि ये है, ठीक है। तो वैसे मतलब पिछले 8-10 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया जो अच्छे एग्जाम्स हैं इस पे बेस्ड। उसका रीजन मुझे यही लगता है कि कुछ फिजिक्स तो इन्वॉल्व नहीं हो रही, प्योरली ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। बट स्टिल मतलब ये याद रखना है बच्चों, क्योंकि आजकल मतलब कुछ भी आ जाता है जेईई मेंस में, ठीक है ना। तो जस्ट रिमेंबर दिस टेबल, ओके। फिर लिखवा दूं, लिख ही लेते हैं फटाफट, कॉपी कर दूं। कैसे होगा कॉपी? क्या हो जाता है कैसे कि में वो इसको खोल लेते हैं डॉक्यूमेंट को, हाँ, इसको इस एरिया को कट कर लेते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, वो तो इसी डॉक्यूमेंट को ही उसमें खोल लेते होंगे नोटेबिलिटी में, है ना।
लिख ही लेते हैं अभी देसी तरीका। अ, फिर 360/थीटा इवन है तो ये हो गया। अगर 360/थीटा ऑड है तो इसके दो केसेस हैं। ये एंगल बाय सेक्टर के लिए था ना। ठीक है जी, फिर ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस की। ठीक है, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस में जो हम हमारा पहला टाइप ऑफ डिवाइस आ जाता है, दोज आर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो हाउ डू वी क्रिएट अ स्फेरिकल मिरर? कोई स्फीयर लो, मान लो उसको आपने ऐसे बीच में से काटा, उसके दो पार्ट्स बन गए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस पार्ट को पॉलिश किया, ठीक है, तो यू गेट टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। ठीक है ना, आप देख सकते हो कि जैसे जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है मिरर है, उसमें उसका लेफ्ट मतलब अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, दूसरे में आउटर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। अगेन वी आर जस्ट रिपीटिंग क्लास 10th राइट नाउ। उसके हिसाब से बच्चों इन दो मिरर्स को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट वाले को कनकेव, राइट वाले को कॉन्वेक्स ना। ये ध्यान रखना, मतलब ये गलती ना हो, मतलब कई बार हम दोनों को मिक्स कर देते हैं आपस में। ठीक है, मिरर से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स हमारी। तो जो सबसे पहले तो पोल क्या होता है? उसका सेंटर। ठीक है, सेंटर मतलब कौन सा सेंटर? स्फीयर का सेंटर नहीं, जो, और इसको आर्क कभी नहीं बोलना। मिरर इज नॉट एन आर्क, मिरर इज नॉट अ 2D फिगर, राइट, इट्स अ 3D फिगर। इसीलिए मैंने वो स्फीयर दिखाया था कि स्फीयर से काट के बनाया हमने। ये बात समझ रहे हो ना, मिरर तो ऐसा कुछ है कि एक सरफेस है, मतलब आप मतलब जैसे सॉसर कह लो, जो कप प्लेट होता है जैसे, तो वो प्लेट टाइप्स चीज है मिरर। तो जो उसका सेंटर बनेगा उसको पोल कहते हैं, करेक्ट, जिसको पी से लिखा हुआ है, मतलब ये पोल लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जो जिस स्फीयर का वो पार्ट है उसका सेंटर। सी और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं एज प्रिंसिपल एक्सिस। एक आर होता है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, मतलब जो स्फीयर का रेडियस हुआ। एक बच्चों जो थोड़ी सी नई टर्म है, जो शायद पहले उतनी ना यूज की हो, दैट इज एक तरह से जो मिरर की हाइट है उसको हम कहते हैं अपर्चर, या फिर उसको डायामीटर भी कहते हैं। बताओ डायामीटर क्यों कहते होंगे? बेसिकली जो मैंने आपको बोला कि जो मिरर है वो किस टाइप की शेप है, मतलब उसका जो
क्रॉस सेक्शन है, वो एक सर्कल है ना, हम उस सर्कल के डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों एक पॉइंट होता है फोकस, जो सी और पी के बीच में आता है, उसको अभी बस जस्ट हम शो कर देते हैं, फिर अभी डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या है। ये सबको क्लियर हो गया बच्चों, अपर्चर डायमीटर वाली चीज? ओके। ओके, अब बच्चों मुझे ये बताओ, फ्रॉम योर अर्लियर नॉलेज, फोकस क्या होता था? कि अगर हम इंसिडेंट रेज लें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो मिरर से टकराने के बाद क्या होता है उनके साथ? मतलब दे कन्वर्ज एट फोकस, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। ये बच्चों मान लो सिचुएशन है, हमने एक मिरर लिया। ठीक है, इस मिरर पे हमने हाइट r/2 पे एक रे इंसिडेंट कर दी। ठीक है जी, तो सिचुएशन क्लियर हो रही है बच्चों? क्या किया, एक पैरेलल रे इंसिडेंट है, वो पॉइंट पी पे मिरर से टकराई, और मिरर से टकराकर वो लेटर से पॉइंट डी से पास कर गई। तो आपको बेसिकली डिस्टेंस सी डी ढूंढना है। हाँ दिया होगा, सेम केस, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, कर दो दोबारा।
नहीं, वो तो सीधा आ ही जाएगा, मतलब लॉ। हाँ मतलब थोड़ा सा इजी हो गया एक्सेल फिगर से। हाँ। चलो बच्चों निकालो फटाफट। हाँ मुश्किल तो नहीं है। ऑनलाइन बच्चों किसी ने दिया नहीं आंसर अभी तक? नहीं अभी तो ये तो नहीं आता। क्या आंसर कहाँ कैसे? अच्छा समझ गया हाँ। वो ना कई कई जगह ऐसा हो जाता है कि मोस्टली तो मैंने आदत डाल ली है कि नीचे लिखो। कई कई जगह हो जाता है कि साथ में रह जाते हैं। हाँ जी। काफी बच्चों इजी था, टाइम ज्यादा लगा दिया आपने। सी एक बात तो बच्चों ये समझो, अगर हम अपनी क्लास 10th की डेफिनेशन ऑफ फोकस की बात करें तो उसके हिसाब से तो जो मैंने कंडीशन बनाई है वो यही बनाई है, पैरेलल रे, तो इट शुड पास थ्रू फोकस, इजंट इट? बट चलो हमने कहा उसको डिराइव करके देखते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि जहां पे रिफ्लेक्शन करानी हो वहां नॉर्मल बना दो सबसे पहले, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए था पॉइंट पी पे नॉर्मल बना के। अब हम कुछ एंगल्स लेते हैं। तो अगर बच्चों ये एंगल थीटा है नॉर्मल के साथ, तो वी नो कि रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा होगा, और इधर से ये नीचे बेस वाला एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात पता चल गई बच्चों कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपना सीपीडी, जो अपना ये ट्राइंगल सीपीडी बन रहा है, ये आइसोसेलेस है बच्चों। तो इसको करने का जो बच्चों अ, सबसे छोटा मेथड है वो ये है कि आप ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, लाइक दिस। तो
अब अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो नहीं लगेगा, ये ऊपर हो जाएगी ना। ये ना, ये सब फट जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा। थोड़ी सिंपल हो, मतलब जिसके ऐसे ना हो, ये तो पक्का ही टूट जाएंगे साइड वगैरह। अच्छा चलो, हाँ जी। तो बच्चों ये जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, इससे आपको एकदम पता चल जाएगा कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया वो ट्राइंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये r/2 आ गया। तो अब इस फिगर से बताओ बच्चों कि सी डी क्या बना। सी डी r/2 cos थीटा बन गया ना, ठीक है, विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू r/2, जो कि हमारी क्लास 10th की फोकस की डेफिनेशन थी। क्लास 10th के हिसाब से तो ये रे को फोकस से पास करना चाहिए था, और फोकस जो होता है वो सी और पी का मिड पॉइंट होता है, याद है सबको ये, ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सब ये बात रियलाइज कर रहे हो बच्चों कि कुछ तो अलग हो गया पहले से। हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया। तो अब बच्चों क्या चक्कर था, क्लास 10th में या अभी भी हम जो बच्चों अजम्पशन लेके चलते हैं जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारी अजम्पशन बच्चों ये होती है कि जो हमारी इंसिडेंट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, ठीक है। तो आप सोचो कि इस डेरिवेशन से जैसे ही आप इंसिडेंट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास कर दोगे तो थीटा छोटा हो जाएगा, जैसे ही थीटा छोटा हुआ तो अप्रोक्सीमेट होके r/2। तो ये हम इस अप्रोक्सीमेशन के साथ सारा कुछ कर रहे थे इन क्लास 10th, और फॉर दैट मैटर यहां भी करेंगे, बट वी शुड बी वेरी क्लियर कि हमने कौन से रिजल्ट को किस अप्रोक्सीमेशन से डिराइव किया, ठीक है। तो बच्चों ये वाली जो रेज होती हैं जिनका ऐसे एंगल कम बन रहा होता है, इन रेस को हमने एक स्पेशल नाम दिया होता है, दीज आर नोन एज पैरा एक्सियल रेस, ठीक है। इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि रेज विच आर पैरेलल और नियरली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू इट। तो बच्चों एसेंशियली इस अप्रोक्सीमेशन का क्या फायदा होगा हमें, मतलब आप देख सकते हो कि इससे अप्रोक्सीमेशन का एसेंस ये है कि इससे आपका जो थीटा एंगल है वो स्मॉल हो गया, ठीक है। तो हम आगे जितने भी रिजल्ट्स को डिराइव करेंगे उन सारे रिजल्ट्स में थीटा को हम स्मॉल लिया करेंगे। क्लियर बच्चों। तो बच्चों अभी ना हमें क्या होगा, एक्चुअली हमारे को बहुत ध्यान रखना पड़ा करेगा, जितने तो हम सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बच्चों डिराइव करेंगे वो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तो इस अप्रोक्सीमेशन के साथ होते हैं कि थीटा स्मॉल, ठीक है। लेकिन बहुत बार हमारे को ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जस्ट लाइक ये वाला क्वेश्चन जहां पे वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लगेगा। तो आपको बार बार क्वेश्चन की सिचुएशन देख के ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई वहां पे पैराक्सियल रेज वाली अप्रोक्सीमेशन हमारी चल सकती है कि नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए अब फोकस कैसे डिफाइन हुए, वो पैराक्सियल रेज के हिसाब से ही डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो अब हम फोकस को लिख देते हैं।
बच्चों ये बात सबको समझ आ गई? तो बच्चों आपको ख्याल होगा कि जब तो हम कनकेव मिरर लेते हैं उसमें जो फोकस है वो लेफ्ट पे आता है। जब हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में मतलब अगर हम ऐसे सोचे बच्चों, देखो कनकेव मिरर क्या कर रहा है कि उसके ऊपर जब आपने पैरेलल रेज इंसिडेंट की तो कनकेव मिरर उन रेज को इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है। जब आप कॉन्वेक्स मिरर पे रेज इंसिडेंट करते हो तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रेज को फैला देता है। राइट। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर रेज को फैला देता है तो एनीवेज जो आप क्लास 10th में कहते थे ना, अपीयर टू कन्वर्ज और ये सब हम कुछ नहीं कहते, हमारे पास सिंपल डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। हमने तो कहा ही है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस तो दोनों केसेस में है ना। अब वो तो बात ही छोड़ो कि असली में है कि नहीं है या क्या है, आपके लिए तो एक ज्योमेट्रिकली पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। राइट। तो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट पे आ रहा है, राइट वाले कॉन्वेक्स मिरर में वो पीछे आ रहा है, विच डज नॉट मैटर टू अस। एंड एनीवेज दोनों केसेस में वो r/2 पे ही आएगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो टिल नाउ एवरीथिंग इज अगेन स्टैंडर्ड क्लास 10th। सिर्फ एक डिफरेंस हम लेके आए हैं अभी तक, वो ये है कि हमें समझ आ गया कि वो जो हम क्लास 10th के रिजल्ट्स करते थे वो पैराक्शियल बेस्ड रहते हैं। अगर पैराक्शियल नहीं है तो क्या करना है, सिंपल ज्योमेट्री लगा के, लॉ लगा के आप देख लोगे कि क्या होगा। तो बच्चों इट टर्न्स आउट कि अगर हम स्फेरिकल मिरर की जगह पैराबोलिक मिरर लें तो पैराबोलिक मिरर में, पैराबोलिक मिरर का क्या मतलब है, जिसकी शेप पैराबोला की फॉर्म में है। तो पैराबोलिक मिरर की ये खासियत है कि उसके अंदर ये पैराक्सियल रेस का कोई चक्कर नहीं है। उसके अंदर आप जितनी मर्जी दूर रेज कर दो वो सारी की सारी फोकस पे ही कन्वर्ज करती हैं। तो नॉन मेड वाले स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा, पक्का आपने क्वेश्चन ही किया होगा, पैराबोला का फोकस डिफाइन ही ऐसे होता है। करेक्ट। तो वी शुड जस्ट नो दिस मच कि भाई हाँ, पैराबोला में तो सारी की सारी रेस कन्वर्ज करती हैं, वहां पे कोई पैराक्सियल का चक्कर नहीं है। तो बच्चों फिर हम पैराबोलिक मिरर्स क्यों नहीं यूज करते? फिर इनमें तो ये assumption ही नहीं है, दे आर एक्सपेंसिव। ठीक है, जहां पे कुछ हम बहुत पर्टिकुलर यूज चाहिए होता है हमें, वहां पे हम पैराबोलिक करते हैं, नहीं तो अपना काम नॉर्मल सिनारियोज में स्फेरिकल मिरर से चल रहा है। क्लियर बच्चों? मुझे ये बताओ कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर यूज करने चाहिए कि वो सस्ते पड़ते हैं एंड ऑल दैट, बट हम पैराक्सियल रेज मतलब इंश्योर कैसे करेंगे? मतलब कॉपी में तो लिखना वो अप्रोक्सीमेशन बहुत आसान है और कर दिया, बट हम रियल लाइफ में अगर यूज कर रहे हैं तो हम ये इंश्योर कैसे करेंगे कि भाई पैराक्सियल रेज ही है, दूसरी रेज नहीं है। एक मिरर के ऊपर तो जो रेज गिरेंगी वो कहीं से भी गिर सकती हैं। अब मतलब सही जा रहे हो और सोचो। तो अगर ओपेक ही करना है तो और सिंपल बात बचो, हम ये कहें कि व्हाट इज डन इज बच्चों कि भाई हमें चाहिए था कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो। करेक्ट। तो क्या तरीका है? बहुत आसान है, काट दो मिरर को, पार्ट ही वो रख लो। अगर आप मिरर का
यूज ही सिर्फ रेड वाला पार्ट करो, राइट? तो अपने आप जो इस पे रेस गिर रही है वो तो पैराक्सियल ही है, अगर हम मिरर ही छोटा लगा दें, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली वाई कि जहां पे बच्चों कर्व मिरर्स हम अपने आसपास देखते भी हैं, जैसे अगर आप देखो कहाँ पे देखते हो आप सबसे कॉमन कर्व मिरर, जो कार के अंदर होता है, रियर व्यू मिरर। तो क्या वो रियर व्यू मिरर कर्व लगता है? वो तो प्लेन ही लगता है देखने में। क्यों लग रहा है वो? क्योंकि वो छोटा सा रेड पार्ट है। तो एनीवेज वो उसका जो मतलब इतने में आपको उसकी कोई कर्व्ड नेचर दिखती नहीं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एंश्योर कि रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली। हाँ, क्या होता है कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बड़ा रखते हैं उसका, और साथ में मतलब बेसिकली दो कंडीशंस हो गई। आप सोचो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा, अपर्चर छोटा, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है जी, ओके। अब बच्चों हम बात करते हैं रे ट्रेसिंग। मतलब हम कुछ स्टैंडर्ड रेस की बात करेंगे कि वो मिरर से टकराकर कैसे जाती हैं। मतलब लग तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही रहा है ऑब्वियसली, बट हमने चलो उसका सीधा ही रिजल्ट लिख दिया कि हाँ जी, कि उस कारण से जो रे है वो कैसे गई। तो जैसे बच्चों अगर हम कुछ रेस की बात करें, जैसे हमें पता है कि जो रे तो, जैसे सबसे पहले ब्लैक रे को देखो। ब्लैक रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे पास करेगी? फोकस से, अज्यूमिंग पैराक्सियल। ओके, अब बच्चों आप देखो ग्रीन रे को। ग्रीन रे है अलोंग द नॉर्मल। जो रे अलोंग द नॉर्मल है उसके साथ क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो रिफ्लेक्शन जीरो, तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर देगी। तीसरी देखो रेड रे, जो मतलब बेसिकली रेड रे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो किसी एंगल थीटा पे आ रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी तो नॉर्मल ही है, तो जो उसके पास थीटा से जाएगी वो थीटा से ही नीचे निकल जाएगी। तो ये तीन रेज हैं बच्चों हमारे पास, जो जो हम फटाफट बना सकते हैं स्फेरिकल मिरर में, जिनसे हमें आइडिया लग जाएगा कि रेस कैसे जा रही है। एक बात बच्चों और समझने वाली है। आप देखो कि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल जो जो ब्लैक वाली रे है उस पर दोनों तरफ एरोस दिखाया मैंने, ठीक है। तो अब एक बात समझो, अगर मैं कहता हूं कि पैरेलल रे फोकस से पास कर रही है, उसको उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि जो रे फोकस से पास कर रही है वो पैरेलल हो जाएगी। उसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इट्स लाइक कि इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि प्योर ज्योमेट्री तो है, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा। तो ये फिगर बना लो। तो जब ये मान लो आईआईटी का तो हर क्वेश्चन रे बना के ही होता है, वो सीधा तो देते नहीं कि फॉर्मूला लग जाए ना, वो पैराक्सियल वाली अप्रोक्सीमेशन चलने देते हैं। तो उनका क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक से जाके अगर आप लॉ अप्लाई करोगे, रेस ड्रॉ करोगे, उसी से ही होगा हमेशा। इसलिए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बना लिया बच्चों?
तीन टाइप की रेज हो गई यहाँ पे, और एक और चीज जो समझनी है, रिवर्सिबिलिटी, कि लाइट रेज का पाथ रिवर्स भी किया जा सकता है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सबको समझ आ गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या? फिर से, कि अगर हम कह रहे हैं पैरेलल फोकस से पास करेगी, तो जो फोकस से पास करेगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो अगर हम बच्चों एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लें कि रे ट्रेसिंग से हमें क्या आइडिया लग जाता है। जैसे अगर मैं मान लो बच्चों एक केस ले लूं ऐसे, कि जैसे मेरा पॉइंट ओ है, मैं पॉइंट ओ की इमेज बनाना चाहता हूँ स्फेरिकल मिरर से। तो हमने क्या किया, ओ पॉइंट जो है आप देखो कि एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो हमने कुछ रेज बनाई, हमने एक रे ली पैरेलल, वो हमें पता है रिफ्लेक्ट करके एफ से पास करेगी। दूसरी रे ले ली हमने, एफ से पास करा दो, वो हमें पता है रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जो कि बन गया पॉइंट आई पे, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हो बच्चों, व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द पोजीशन शोन। कि एक तो दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज बन रही है वो सी के पीछे बन रही है ना। दूसरा, हमें ये दिख रहा है कि अब इमेज का जो डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ज्यादा है कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना। ये चीजें आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। ओके, ये फिगर बना लो। दिस इज टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे आप किसी भी केस में रेस के हेल्प से कुछ अप्रोक्सीमेट आइडियाज लगा सकते हो। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बच्चों सी और एफ के बीच में है, तो अब आप इमेज के बारे में क्या कह सकते हो कि एक तो बियॉन्ड सी है, वो ऑपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पे भी है ना। जिस तरफ ओ था उस तरफ नहीं है, उसकी दूसरी तरफ है, और उसका ज्यादा डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अब हमारे को इस रे ट्रेसिंग से ये तो पता चल गया कि हम स्फेरिकल मिरर के केस में अप्रोक्सीमेटली तो लोकेट कर लेंगे कि वो इमेज कहाँ बना रहे हैं, ठीक है। और आपने बच्चों एक बात ऑब्जर्व की होगी, चाहे ये वाला केस है चाहे प्लेन मिरर है, हम हमेशा इमेज बनाने के लिए दो रेस का यूज करते हैं, है ना। क्यों, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। तो वो जो 2 का होगा वही 10 का भी होगा, 20 का भी होगा, एंड सो ऑन। क्लियर सो फार। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों टुवर्ड्स अ मैथमेटिकल फॉर्म। हमें अब एक एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए जिससे कि हमें एकदम से पता चल जाए कि भाई अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी इस डिवाइस के।
तो मैथमेटिकल फॉर्म के लिए बच्चों हम सबसे पहले एक साइन कन्वेंशन बनाएंगे, सो दैट साइन कन्वेंशन का हमेशा क्या फायदा होता है कि वो सारे केसेस कवर कर देती है। तो हमारी एक सिंगल साइन कन्वेंशन कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों को कवर कर देगी और हर टाइप के ऑब्जेक्ट और इमेज को कवर कर देगी। ठीक है, अब बच्चों हमारी साइन कन्वेंशन क्या है? बच्चों साइन कन्वेंशन ना मतलब आपने पढ़ी हुई है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको ध्यान से समझना कि हम अभी क्लास 12th में कैसे बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो जो बेसिकली हम ये कहते हैं कि सबको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना? हम ये कहते हैं कि बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम सिस्टम ये फॉलो करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हम ऑब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं और उसके हिसाब से हम इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। दिस इज द बेस्ट वे, राइट? अब तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई इमेज की। तो हम वो कोऑर्डिनेट्स असाइन करने के लिए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह लो कि हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने लगे। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है वो है ओरिजिन। तो हम कहते हैं कि हम जो पोल है उसको ओरिजिन ले लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, ये पॉइंट लिखो। तो बच्चा अब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम नॉर्मली एक्स वाई कहते थे। यहां पर भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आएंगी, लेकिन हम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को एक्स वाई ना बोलते हुए हम कहेंगे कि एक डायरेक्शन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग और एक डायरेक्शन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो आप मुझे बताओ, इससे ऑब्जेक्ट की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, है ना? अगर मैं मतलब मैं कहने को ये कह सकता था कि भाई इसको एक्स बोल दो और उसको वाई बोल दो, बट वो नहीं बोलते क्योंकि जरूरी नहीं है कि मिरर हमेशा ऐसे ही रखा हो, मिरर किसी भी तरीके से रखा हो सकता है। तो हम कहेंगे कि एक डायरेक्शन है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग और एक डायरेक्शन है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब काम बचता है कि उसके अंदर भी हमें ये डिफाइन करना है कि प्लस किसको बोलना है, माइनस किसको बोलना है। जैसे हमारे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई में तो हमने क्या कह रखा है कि भाई राइट को प्लस और ऊपर को प्लस, बाकी दो नेगेटिव। यहाँ पे हम ये नहीं कहते, यहाँ पे हम कंडीशन ये लगाते हैं बच्चों कि जो तो बच्चों y के अंदर है, y मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, वहां तो सिंपल वही है कि जो ऊपर है उसको प्लस बोलना है, जो नीचे है उसको नेगेटिव बोलना है। ठीक है, तो जैसे इस फिगर में जो जो सो कॉल्ड y कोऑर्डिनेट है वो o के लिए पॉजिटिव हो गया क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और i के लिए नेगेटिव हो गया क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ठीक है, अब बात बचती है जो x कोऑर्डिनेट है या जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला कोऑर्डिनेट, उसकी बच्चों हमारी कंडीशन ये होती है, अनलाइक कि हम सीधा ये कह दें कि जो राइट है वो प्लस है और जो लेफ्ट है वो नेगेटिव है। हमारी ये कंडीशन होती है कि हम इंसिडेंट लाइट देखते हैं कि लाइट किधर से आ रही है। तो जो तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है उसको प्लस बोलना है, जो उसकी ऑपोजिट है उसको नेगेटिव। तो इस फिगर के हिसाब से बच्चों इंसिडेंट लाइट क्या थी, लेफ्ट टू राइट ही जा रही है। तो इस फिगर के हिसाब से राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव। क्या ये समझ आता है? तो इस फिगर के हिसाब से बच्चों ओ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव हुआ। क्यों? क्योंकि हम पोल से लेफ्ट को जा रहे होंगे। और ओ का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ठीक है, मुझे बच्चों बताओ फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस, जिसको मैं अभी एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला, उसको क्या बोलते हैं असली में? इस चैप्टर में क्या बोलते हैं उसको? क्लास 10th में क्या बोलते थे उसको? यू।
जिसको हम क्लास 10th में गलत बोलते थे एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? वो असली में होता है या तो एक्स कोऑर्डिनेट बोल दो या कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? जिसको हम क्लास 10th में गलत बोलते थे वी एज इमेज डिस्टेंस, वो इमेज डिस्टेंस नहीं होता, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप सोचो हम कितना गलत बोलते थे। पहले तो हमने उसको बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और फिर हम उसको प्लस माइनस भी करते रहते थे। अगर वो डिस्टेंस है तो वो माइनस कैसे हो सकता है, इजंट इट? तो वो थोड़ा गलत चला आता है सिस्टम। वो डिस्टेंस नहीं होता, वो कोऑर्डिनेट होता है। जैसे ही कोऑर्डिनेट बोला फिर तो प्लस माइनस में कोई चक्कर ही नहीं। तो हम बच्चों, अगर मैं आपको क्लास 10 से रिलेट करवाऊं, हम वहां पे बात करते थे यूवी की टर्म्स में, और हम बात करते थे एच की टर्म्स में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। तो जो यूवी है वो है एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट या फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, और जो एच है वो है वाई कोऑर्डिनेट या फिर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये बात समझ आई बच्चों? ठीक है, तो इसको हम नोट करते हैं। ऑनलाइन सबको क्लियर है ना? क्या बच्चों, सबको क्लियर हो गया? और वो पुरानी मिसकंसेप्शन अब क्लियर हो गई कि ठीक है? और आप दूसरा ये भी देखो कि हम उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते थे, लेकिन मेजर तो मतलब कोऑर्डिनेट ही करते थे। हम कौन सा पाइथागोरस लगा के डिस्टेंस निकालते थे ओ से प्रिंसिपल एक्सिस का? हम डायगोनल थोड़ी निकालते थे, हम निकालते तो हॉरिजॉन्टली थे ना। तो कोऑर्डिनेट बोल के सारा कुछ एकदम से परफेक्टली अलाइन हो जाता है ना? ये बात सबको समझ आ गई? सिमिलरली बच्चों, अब मुझे बताओ फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? हम पहले क्या बोलते थे? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, फिर उसको प्लस माइनस भी कर देते थे डिस्टेंस बोल के। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकल लेंथ का मतलब है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। वाई तो ऑब्वियसली जीरो ही हो गया, तो इट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो जैसे ही अगर उसको आप कोऑर्डिनेट बोलते हो तो फिर सही हो जाता है। ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर।
ऑल क्लियर? ठीक है। तो बच्चों ये पुराने वाला एग्जांपल लेते हैं जो अभी हमने बनाया था। इस एग्जांपल के हिसाब से बच्चों आप मुझे साइंस बताओ जो हम स्टैंडर्ड देते हैं। जैसे यू का साइन बताओ, वी का साइन बताओ, एच ओ का साइन बताओ, एच आई का साइन बताओ, एफ का साइन बताओ, आर का साइन बताओ। यू वी एच ओ एच आई, एफ एंड आर। आई थिंक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आ गया साइंस बच्चों, देखो। ऑनलाइन बता दो फटाफट। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास साइन कन्वेंशन आ गई। अब हम बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं। बेसिकली हम एक ऐसे फॉर्मूला की बात करने लगे हैं जो कि अगर हमारे को मिरर के पैरामीटर्स बता दे। मिरर का पैरामीटर क्या होता है बच्चों? फोकल लेंथ। ठीक है। मिरर का जो पैरामीटर है जिससे डिसाइड होगा कि वो कैसी इमेज बनाएगा वो है फोकल लेंथ। तो तो जैसे ही हमें वो पैरामीटर मिले तो हमारे को क्या चाहिए कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारे को इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। ठीक है ना? तो उसके लिए बच्चों हमारा पुराना मिरर फॉर्मूला 1/v+1/u=1/f। और दूसरा, ये पहला वाला रिजल्ट एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए हो गया, दूसरा रिजल्ट वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए हो गया। क्या? तो इसको बच्चों डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। होता इसमें भी वही है कि आप रेस बनाते हो और पैराक्सियल मानते हुए सारे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले लेते हो जिससे कि ये रिजल्ट बन जाता है। जनरल में नहीं बन जाएगा रिजल्ट, एंगल पे डिपेंडेंट आ जाएगा। हम्म। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा मतलब उसमें तो ये है कि आपको एक पर्टिकुलर कुछ दे दिया तो वही ज्योमेट्री से आप निकाल लोगे। हाँ, उसमें फिर ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। ठीक है, दिस इज फॉर पैराक्सियल ओनली ऑफ कोर्स। एंड बच्चों आप इसको प्लेन मिरर पे भी लगा सकते हो। प्लेन मिरर के लिए एफ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा फॉर्मूला फिर? v=-u। वहां माइनस आना चाहिए था। एक बार सोचो, प्लेन मिरर में ऑपोजिट साइड बनता है ना मिरर के, तो इसलिए v=-u आता। क्लियर बच्चों? बच्चों इस फॉर्मूला को यूज करते हुए एक आपने ध्यान रखना है कि जो भी अननोन्स हैं, और वो हम हर जगह करते हैं, खैर कुछ नया नहीं है, कि कभी अननोन को पहले से साइन नहीं देना। है ना? कि चाहे आपको पता भी है बट आप अननोन को साइन नहीं दोगे, वो अपने आप फॉर्मूला विल टेल यू द साइन। ठीक है? सिर्फ नोन क्वांटिटीज को ही आप साइन के साथ पुट करोगे। तो ये फिर भी लिख लो।
इस फॉर्मूला को बच्चों यूज करते हुए बस एक ध्यान रखना, वो मैंने रजिस्टर्स में ही बोला था, समटाइम्स वी फॉरगेट टू टेक द रेसिप्रोकल सॉल्व करते हुए, है ना। वो 1/v पे छोड़ देते हैं, तो मतलब लिखते जाओ साथ साथ, ये 1/v है, ताकि वो गलती ना हो। ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे रियल वर्चुअल की, जो हम क्लास 10th में बात करते थे, और अब हम उसको और क्लियरली समझ लेते हैं कि क्या मतलब होता है रियल वर्चुअल का। कि सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि रियल एंड वर्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों पे एप्लीकेबल। ठीक है, अभी तक आप पहले जब बात करते थे तो आप हमेशा इमेज के लिए बात करते थे, बट अब हम उसमें एक एडिशन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो होता क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। भाई हमने क्या डिफाइन किया था ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इमेज क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इमर्जेंट रेज। तो हमने ये देखा था बच्चों कि हम एक्सटेंड करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना तो देते हैं, बट कुछ केसेस में तो लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही होती है और कुछ केसेस में वो नहीं कर रही होती। ठीक है, बस उसी को और क्लियरली बोलने के लिए हम रियल वर्चुअल का कंसेप्ट ले आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये फर्स्ट वाला केस लें बच्चों, ठीक है, यहां पर जो इंसिडेंट रेज है उनका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो ओ है, जो इमर्जेंट रेज है उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आई है। बट वी नो दिस कि जहां पर पॉइंट आई है वहां पे असली में तो कोई लाइट नहीं है। लाइट तो जो है वो सारी की सारी ये मिरर के लेफ्ट साइड पे ही है, मानते हो? तो जब बच्चों हमारा पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसी जगह आ जाता है जहां पे लाइट नहीं है असली में, उसको हम बोल देते हैं एज वर्चुअल। तो जैसे इस केस में आप बताओ, आपका ओ रियल है या वर्चुअल? ओ बिकम्स रियल। व्हाट अबाउट आई? वर्चुअल। क्यों है आई वर्चुअल? क्योंकि वहां पे असली में कोई लाइट नहीं है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं ये साइड वाले केस की बात करूं, ये जो हमने पिछली बार बनाया था, यहाँ पे ओ राइट पे है, आई लेफ्ट पे है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल है। ठीक है। फिजिकली कुछ ना, आपको तो अगर आप देखोगे तो आई दिखेगा पॉइंट। तो बच्चों एज फार एज हमारे को दिखना कंसर्न्ड है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमें दिख रहा है वो रियल है या वर्चुअल है, हमें तो एज इट इज ही दिखता है। ठीक है, आप बता भी नहीं सकते कि जो आपको दिख रहा है कि वो रियल इमेज दिख रही है या वर्चुअल इमेज दिख रही है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो रियल क्या है? जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसी जगह लाई करता हो जहां पे एक्चुअल लाइट रेज है। वर्चुअल है जहां पे लाइट रेज ना। ठीक है, तो मतलब इट डजेंट हेल्प यू इन एनी वे, इट इज जस्ट कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि भाई हाँ इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो आप बता पाओ बस।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ कि जो हमने साइन कन्वेंशन अभी बनाई थी, ये फर्स्ट फिगर में बताओ, मतलब अगर मैं यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, और सिमिलरली वी बताओ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सभी ऑनलाइन वाले भी आंसर करो, ऑफलाइन वाले भी सब बताओ मुझे। मुझे दोनों केसेस में, इन दोनों फिगर्स में यू और वी के साइंस बताओ। डन एवरीवन, है ना? तो फर्स्ट केस में यू नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है। सेकंड केस में यू पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। ठीक है, तो मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से बच्चों, अगर आपको मतलब सिचुएशन पता हो और आपको यूवी के साइंस पता हो, तो उसके हिसाब से आप ये बता पाओगे कि वो रियल है या वर्चुअल। ठीक है जी। अंडरस्टूड एवरीवन। तो जैसे स्फेरिकल मिरर है बच्चों, ऐसे रेज होंगी हमेशा। जनरली हम जो दिखाते हैं वो रेज इस तरह दिखाते हैं कि लेफ्ट से राइट आ रही हैं, ऑल्दो देयर इज नो सच रूल। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से आप बता पाओगे कि रियल वर्चुअल कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, तो मतलब जैसे जो मैंने आपको अभी बोला कि जब आपको सिचुएशन गिवन होगी उसके हिसाब से आप बता पाओगे। जैसे अगर इस तरीके से फिगर बना होगा, ठीक है, और अब आपका वी नेगेटिव आ गया, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो रियल इमेज है वर्चुअल है? एक बार सोच लो। मान लो आपका सॉल्व करके वी नेगेटिव आया, तो आप क्या कह सकते हो कि वो इमेज रियल है या वर्चुअल है? वो रियल हो गई, क्यों? बिकॉज वी नेगेटिव मतलब मिरर के लेफ्ट साइड पे है, और लाइट भी हमें पता है कि इस केस में तो मिरर के लेफ्ट पे ही होगी, है ना? तो स्फेरिकल मिरर में हमें पता चल गया कि नेगेटिव वी का मतलब है रियल इमेज, और पॉजिटिव वी का मतलब है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये बच्चों याद नहीं रखना कि हमेशा ऐसे होता है, इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, ये इसीलिए हमने पर्टिकुलरली कहा कि स्फेरिकल मिरर में ऐसा है। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की। मान लो एक स्फेरिकल मिरर है, एक पॉइंट लिया हमने ओ, जिसकी दो वेलोसिटीज हैं। जस्ट लाइक मिरर, हमने इसकी भी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लिए पहले ही, एक पैरेलल। अब बस ये फर्क है, वहां पे हमने पैरेलल किसको बोला था? मिरर टू के पैरेलल। यहाँ हम पैरेलल किसको बोल रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो एक पैरेलल ले लिया कंपोनेंट और एक ले लिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये बच्चों आपने होमवर्क में क्वेश्चन ट्राई करना है कि मतलब आपको जो क्वांटिटीज गिवन है वो हैं एफ यू एंड एच नॉट। मतलब ये उस इंस्टेंट की है, उस इंस्टेंट पे जो यू है वो आपको पता है, इस इंस्टेंट पे जो
HO है वो आपको पता है, तो आपको इमेज की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालनी है, मतलब जो कोऑर्डिनेट आएगा उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको निकालना। हाँ, ये कांस्टेंट्स हैं, v परपेंडिकुलर और v पैरेलल जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो परपेंडिकुलर, वो वेरी नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, स्टिल आई हैव रिटन एक्सेलरेशन, सोचना देखना क्या होता है। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? आपका होमवर्क है बच्चों 0, 1, 3A का बी और ए पार्ट्स। ठीक है जी, एक बच्चा अपने क्वेश्चन ट्राई करना है। मैं कल मतलब कर कुछ और रहा था, समहाउ मेरे माइंड में आया कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, मैंने देखा नहीं कभी आज तक ये क्वेश्चन, बट ये बहुत ही मतलब जब मैंने किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन ये। You have to find self inductance of a straight wire। उस वायर की आपको लेंथ पता है, उसका रेडियस पता है। सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल नहीं, वायर, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। with L much greater than R। किया तो नहीं है मेरे ख्याल ऐसा कुछ। पोटेंशियल डिफरेंस, सेल्फ इंडक्टेंस तो नहीं निकाली जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है। ट्राई करना, मैंने भी पूरा सॉल्व नहीं किया था, मतलब मैंने सोचा था कि हाँ इस मेथड से निकल आएगा, अब उससे कुछ मैथमेटिकली आगे जाके वो आ जाए कि डिटरमिन नहीं हो सकता या कुछ अलग बात है, बट कंसेप्ट तो वो बन सकता है फॉर श्योर। तो थिंक कि कैसे निकालोगे, है ना। हाँ मतलब वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ करंट ही आता है, तो वो तो कुछ भी करंट अज्यूम करके उससे करके देखना। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, ओके।